वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौन एंड बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का वीडियो नवोदय विद्यालय की तैयारी का रहने वाला है और इसमें हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं तो जो आपने नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए जो कॉपी बना रखी है या जीके की कॉपी बना रखी है तो आप उसको निकाल लीजिए। जैसे इसमें प्रश्न पढ़ूं और उनका आंसर बताऊं तो आप उन आंसरों को भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आपको पूरा विकल्प लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी जैसे मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ूं कि देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है, तो आपको ये चारों क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इसका आंसर सी बता रहा हूं तो आपको सिर्फ इस सी वाले को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? तो हमारे ऑप्शन है विष्णु, वैष्णव, ब्राह्मी या ब्राह्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो आप प्रश्न लिखेंगे कॉपी में देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है और नीचे आंसर लिखेंगे ब्राह्मी लिपि से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अणो अक्षर किस वर्ग में आता है? तो हमारे पास ऑप्शन है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या त वर्ग। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान प्रश्न था। तो 2 का जो राइट आंसर है वो है सी, ट वर्ग में आता था। ठीक है, पहले का राइट आंसर सी और दूसरे का भी राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो हमारे पास ऑप्शन है ध्वनि, स्वर, व्यंजन या वर्ण। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है डी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किसी वस्तु को अन्य देशों से मंगाना कहलाता है? यहाँ पे ध्यान रखना, मंगाना लिखा है। ठीक है, मंगाना कहलाता है। तो मंगाना क्या कहलाता है? आयात। ठीक है। और कभी इसमें ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि किसी वस्तु को दूसरे देशों को भेजना कहलाता है। अगर हम किसी दूसरे देश को कुछ भेज रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? निर्यात। और कुछ मंगा रहे हैं तो आयात। तो इसमें आपके 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपके 2 प्रश्न बन जाएंगे। मंगाने को कहेंगे आयात और भेजने को कहेंगे निर्यात। ओके, तो आप दोनों प्रश्नों को नोट कर लेंगे। आप एक प्रश्न ऐसा नोट करेंगे कि किसी वस्तु को अन्य देशों से मंगाना कहलाता है तो आंसर में लिखेंगे आयात, और दूसरा प्रश्न बताएंगे कि किसी वस्तु को अन्य देशों को भेजना कहलाता है तो आंसर में लिखेंगे निर्यात। तो आई होप कि आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हमारे पास 32, 33, 34, 35। तो 3 का जो राइट आंसर है वो है बी, 33। ठीक है, हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33। और स्वर कितने होते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप बताएं कि स्वर कितने होते हैं। ठीक है, स्वर लिखेंगे और आगे संख्या लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अनपढ़ शब्द में उपसर्ग है? तो अनपढ़ शब्द में उपसर्ग क्या है? 4 का जो राइट आंसर वो है ए, अन। उपसर्ग और प्रत्यय आपको काफ़ी इनकी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न ये प्रत्येक बार आता है। कभी कभी 2 प्रश्न आते हैं, नहीं तो एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पद शब्द के पहले जो लगा वो अन है, वो उपसर्ग है। और कुछ में प्रत्यय लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। मैंने एक प्रश्न ले रखा है इसमें ऐसा जिसमें प्रत्यय लगा है, तो हम जब वो प्रश्न आएगा तो उसमें भी हम इसकी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आप इस प्रश्न को नोट कर लेंगे, अनपढ़ शब्द में उपसर्ग है अन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दिखाई न देने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द है, यानी इसको आपको एक शब्द में बताना है। तो जो दिखाई नहीं देता है तो वो क्या है? अदृश्य है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, अदृश्य। क्वेश्चन नंबर 10, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद है, यानी इसको 2 शब्दों में तोड़ना है। तो परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? 10 का जो राइट आंसर है वो है बी, परोपकार। ये प्रश्न कभी घुमा के भी दिया जा सकता है कि पर उपकार का संधि क्या है। ठीक है, ऐसा भी दिया जा सकता है। यहाँ तो दे रखा है कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या है, लेकिन ये भी दिया जा सकता है कि पर उपकार का संधि क्या है। तो तब आप क्या लिखेंगे? परोपकार लिखेंगे। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ें नोट कर लेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर
बी है और इसका ए है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। याचना शब्द का अर्थ है प्रार्थना, आग्रह, आदर या आदेश। तो 5 का जो राइट आंसर है वो है ए, प्रार्थना। ठीक है, याचना शब्द का अर्थ क्या है? प्रार्थना है। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग है, तो अगर पुरुष विद्वान है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसको विद्वान कहेंगे। अगर कोई स्त्री बहुत पढ़ी लिखी है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको विदुषी कहेंगे। तो विद्वान का विलोम शब्द क्या हुआ? विदुषी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आज्ञा का विलोम शब्द है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे विलोम शब्द पूछा है। कई बार पर्यायवाची शब्द भी पूछता है। तो आज्ञा का विलोम शब्द क्या है? अवज्ञा। ठीक है, आज्ञा का अगर कोई आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? कि वो अवज्ञा कर रहा है। ठीक है, तो 11 का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आरोह शब्द का विलोम क्या है? तो आरोह शब्द का विलोम क्या है? अवरोह। आपने ये गणित में पढ़ा होगा, आरोह और अवरोह। आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं कि 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1 इसमें से कौन आरोह है और कौन अवरोह है। ठीक है, आप अवश्य कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप ये बता लेंगे तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर क्या है वो है ए, अवरोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है। तो हमारा ऑप्शन है पुरानी बातें दोहराना, थोड़े में बहुत कह देना, खूब लाभ उठाना, कल्पनाओं में खोए रहना। तो इसका जो राइट आंसर है बी, थोड़े में बहुत कह देना। क्वेश्चन नंबर 14 है। वह पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो कहलाता है। यानी जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो वो क्या कहलाता है? वो विदुर कहलाता है। और जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तो वो क्या कहलाती है? कोई स्त्री है जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तो वो विधवा कहलाती है। ठीक है, तो हो सकता है ये प्रश्न ऐसा भी आ जाए। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। मैं शब्द का बहुवचन है। मैं शब्द का बहुवचन क्या है? हम। ठीक है, अगर कोई काम मैं ही कर रहा हूं, अकेले कर रहा हूं, तो कहेंगे कि मैंने ये किया। अगर हम 2 या 2 से अधिक लोग कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमने किया। तो इसका जो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है ईद मनाना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, पूरा चांद दिखाई देना, प्रसन्नता व्यक्त करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। स्टूडेंट, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने सारे प्रश्न नोट कर रहे हैं, आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं और आप सारे प्रश्न नोट कर रहे हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है या आपको किसी अन्य टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं निश्चित रूप से उन आपके प्रश्नों का तो हमेशा स्वागत रहता ही है। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उस पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नहीं है लिखा है नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है अंबर, ये तो आकाश का पर्यायवाची है। गगन में आकाश का पर्यायवाची है। अनल नहीं है, नभ भी है। ठीक है, अनल किसका पर्यायवाची है? आग का। ठीक है, तो इसका जो नहीं है लिखा है तो इसका जो राइट आंसर है सी। अनल के सामने आप लिखेंगे कि आग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? आग का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कमल शब्द का समानार्थी है, समानार्थी पर्यायवाची, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो 16 का जो राइट आंसर है वो है सी, पंकज। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, 19 देख लेते हैं। मेरी कमीज लाल है। ठीक है, मेरी कमीज क्या है? लाल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, यानी जो ये रेखांकित शब्द है, लाल शब्द है, ये क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या संज्ञा है? तो ये क्या कर रहा है? कमीज की विशेषता बता रहा है।
ठीक है, कि कमीज कैसी है, तो कमीज लाल है, तो ये इसका जो 19 का राइट आंसर क्या होगा, सी विशेषण। ओके, ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया। इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर सी, इसका 16 का राइट आंसर सी, इसका भी राइट आंसर सी। अब 20 वाला देख लेते हैं हम। ग्राम शब्द का तद्भव है, तो ग्राम शब्द का तद्भव क्या है, गांव। ठीक है, समझ रहे, तो आप ये तद्भव और तत्सम रूप भी पढ़ लेंगे। चलिए अब एक गद्यांश देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम गद्यांश देखें तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप राजीव गांधी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां एक गद्यांश आएगा जिसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको 4 गद्यांश पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी जो हिंदी की किताब है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। ये एक गद्यांश है, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे करके आपको टिक लगा लगा के पढ़ना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक सही उत्तरों का चयन कीजिए। यानी पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना है, फिर जो प्रश्न है इसमें से छान के आपको वहाँ टिक मारने हैं। ठीक है, टिक नहीं है वहाँ तो OMR मिलता है, तो आपको काला करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया। उनका नाम भारत के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में ईस्वी को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू उस समय के प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे वो? वकील थे। जवाहरलाल जी की माता श्रीमती स्वरूप रानी धार्मिक विचारों की स्त्री थी। जवाहरलाल नेहरू अपने माता पिता, यहाँ पे सिर्फ जवाहरलाल लिखा है, जवाहरलाल अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, यानी वो अकेले थे। अतः उनका लालन पालन अत्यंत ठाट बाट से हुआ। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड भेजा गया। वे 1905 से 1905 से 1912 तक वहीं पढ़ते रहे। वकालत की उपाधि, और वहाँ से क्या करके लौटे हो? वकालत की उपाधि लेकर भारत लौट आए। तो जो जहाँ जहाँ मैंने टिक मार रखे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें प्रश्न बन सकते हैं। अब ये पैसेज खत्म नहीं हुआ, हम इसका मैं साफ कर लेता हूँ। भारत में उस समय अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जा रहा था। जवाहरलाल जी भी इसमें शामिल हो गए। कुछ ही दिनों में कांग्रेस पर छा गए। वे कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल जाना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। जवाहरलाल जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। वे इस पद पर 17 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? 17 वर्ष तक। उन्होंने देश की उन्नति के मार्ग पर बढ़ाया। नेहरू जी विश्व शांति के प्रचार में लगे रहे। वे बच्चों को बहुत प्यारे थे। बच्चे उन्हें क्या कह के पुकारते थे? चाचा नेहरू कह के पुकारते थे। 27 मई 1964 को उनका देहावसान हो गया। उनका नाम सदैव अमर रहेगा। तो ऐसे करके आपको पैसेज पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसमें पेंसिल से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अब उसमें से हमने काफ़ी अंडरलाइन किया, आपको शायद याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से रिवाइंड करेंगे और फिर से एक बार देखेंगे। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो हम देखते हैं, नेहरू जी की माँ कैसे विचारों की महिला थी? राजनीतिक विचारों की, वैज्ञानिक विचारों की, सामाजिक विचारों की? आपने बिल्कुल करेक्ट देखा कि वो धार्मिक विचारों की महिला थी। ठीक है, हमने ऊपर देखा था ना। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। नेहरू जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जापान से। राइट आंसर क्या है? इंग्लैंड से प्राप्त की थी। ठीक है, उन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? इंग्लैंड से प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। धार्मिक शब्द
में कौन सा प्रत्यय है। मैंने ऊपर बताया था ना, कहीं पे हम उपसर्ग शब्द पढ़ रहे थे, तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, वो शब्द से पहले लगते हैं। कहाँ लगते हैं, शब्द से पहले। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के बाद। तो धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या लगा है, यानी प्रत्यय मतलब बाद में लगना। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है सी, इक। इसमें क्या लगा है, इक शब्द प्रत्यय है। ठीक है, समझ रहे। और उसमें अनपढ़ में अन्न शब्द क्या था, उपसर्ग था। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। और स्टूडेंट ये आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। नेहरू जी कितने वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो हमारे पास ऑप्शन है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 13 वर्ष या 17 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17 वर्ष। ठीक है, आई होप कि आपको सारे प्रश्न आपने नोट कर लिए होंगे, सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपके प्रश्नों का सदैव स्वागत होता है और सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। स्टूडेंट, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप अवश्य नवोदय विद्यालय में निकलेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।